हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास न्यू टॉपिक है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये हमेशा आती है, तो इसको अच्छे से करके जाना। तो इसमें हम देखेंगे कि डायनेमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स है क्या। अब देखो, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट सिस्टम कंसिस्ट इन द फॉलोइंग। जो हमारे पास डायनेमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंट सिस्टम की जो है वो कंसिस्ट करती है, ये फॉलोइंग यहाँ पे गिवन है। देखो, सबसे पहले हमें पता है इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स मैंने बताया था ये होता है, इससे पहले वाले आर्टिकल में जो हमने पॉसिबल एक्सेलरेशन किया था, जो कि किसका फंक्शन होता है हमारे पास, टाइम का, पोजीशन का और वेलोसिटी का। एंड जो इनिशियल पोजीशन होंगी हमारे पास दिस एंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास। अब ये साइन वैसा नहीं है कि हमने दूसरा जो हम इस तरीके से करते थे ना कि दिस, ये डॉट लगा दिया तो ये मेरे पास वेलोसिटी, ये नहीं है। इनिशियल के लिए इन्होंने इस तरीके से दिखाया है, क्लियर। तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो हमने मान लिया कि इनिशियल पोजीशन हमारे पास ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम की। अब क्या है, जो हमने यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स लिया है और जो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल सिस्टम के पार्टिकल्स की, वो कंपैटिबल है विद द कंस्ट्रेंट। जो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट है उनके साथ कंपैटिबल है। तो मेन चीज है क्या यहाँ पे, इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट जो चीजें दी हुई हैं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की मोशन को। और जो हमारे पास रिएक्शन है कंस्ट्रेंट का, जो रिएक्शन फोर्स हमने अभी देखा था ना आर के वाला, वही कि कंस्ट्रेंट द्वारा जो हमारे पास फोर्स लगता है उसी को हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं दिस। तो ये जो चीजें हमारे पास हैं ये कंपैटिबल है विद कंस्ट्रेंट और इट इज रिक्वायर्ड है टू डिटरमाइन। हम यहाँ पे मेन चीज है ये रिक्वायर्ड करते हैं डिटरमाइन सिस्टम के मोशन को और जो हमारे पास रिएक्शन है ऑफ द कंस्ट्रेंट का, ठीक है। बट इन केस अगर हम फ्री सिस्टम की बात करें, फ्री सिस्टम मतलब वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी कंस्ट्रेंट है वहाँ पे ना हो। जब वहाँ पे कुछ नहीं होगा तो हमें जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स लगा है, तो उसको तो डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास फ्री सिस्टम है तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। कंस्ट्रेंट नहीं है तो जो रिएक्शन फोर्स वाला हम पोर्शन ले रहे हैं वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो उसके लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट इस केस में कहाँ प्रॉब्लम आती है, टू डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे दो चीज डिटरमाइन कर रहे हैं, रिएक्शन को और सिस्टम के मोशन को। तो रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फ्री सिस्टम है, बट हमें यहाँ पे ओनली प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टम के मोशन को डिटरमाइन करने में, ठीक है। अब देखो, हमें अगर हम बात करें, हमें जो है कंस्ट्रेंट के इफ नथिंग इज नोन अबाउट नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट, कि जो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है उनके नेचर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। फर्स्ट तो ये चीज़ है, सिर्फ हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ये क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट हो गया और जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। हम अब तक जो पढ़ते आए हैं हम यही तो पढ़ते आए हैं कि डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, फाइनाइट कंस्ट्रेंट है, इतने ले हमने इसमें डी ले लिए, इसमें जी ले लिए, बट हमें उनके नेचर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, क्लियर। तो इनको बेटा पॉइंट टू पॉइंट वाइज अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड जो हमारे पास अब कंस्ट्रेंट द्वारा जो फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ये प्रोड्यूस बाय दिस कंस्ट्रेंट। जो ये रिएक्शन है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, मैंने बताया था कंस्ट्रेंट के। तो हम जो रिएक्शन है इसके बारे में भी नहीं जानते कि रिएक्शन फोर्स है क्या, किस तरीके से है, नहीं, बस हमें ये तो पता है कि कंस्ट्रेंट द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, इतना पता, और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्लियर। तो सो अबव द प्रॉब्लम इज इनडिटर्मिनेट। जो हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ना तो हम कंस्ट्रेंट के नेचर को जानते हैं, सिर्फ हमें कंस्ट्रेंट की इक्वेशन पता है, और ना ही हम उसके कंस्ट्रेंट द्वारा जो फोर्स रिएक्शन प्रोड्यूस होता है ना हम उसके बारे में जानते हैं। तो यही प्रॉब्लम हमारे अनडिटर्मिनेट है, इनको हम डिटर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, दिस एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन आर के, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हो गया इज 6n। ये कैसे हुआ, देखो नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अब ये किस तरीके से हुए वो चीज देखो, वो बताती हूँ बेटा। यहाँ पे जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है हमारे पास, एक्स के वाई के जेड के, आर के एक्स आर के वाई आर के जेड, ये है मेरे पास। ये आगे मेरे पास रिएक्शन फोर्स वाले जो रिएक्शन के लिए है, ठीक है। और जो ये आर के वाई के जेड के, ये मेरे पास पोजीशन वाले जो हम लिखते हैं आर बराबर क्या लिखते हैं, वेक्टर एक्स आई कैप प्लस के वाई जी कैप प्लस के जेड के कैप। तो अगर यहाँ पे के पार्टिकल्स तो इस तरीके से होते हैं ना, तो वो चीज यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, के की वैल्यू 1 2 से लेके n तक है, इतना समझ आया। तो n जो ये है, ये इनके नंबर कितने होंगे, n होंगे, क्योंकि अगर देखो x1 x2 x3 x4 so on xn, तो नंबर कितने होंगे यहाँ पे n। सिमिलरली यहाँ पे कितने नंबर होंगे n, इसके भी कितने होंगे n, और सिमिलरली यहाँ पे भी कितने नंबर होंगे, क्योंकि k की वैल्यू हम कहाँ से 1 से लेके n तक पुट करेंगे, तो r1x r2x इस तरीके से n तक। सिमिलरली ये भी n होंगे, सिमिलरली ये भी n, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी कितनी होगी 6n। क्लियर, समझ आ गया। तो वही चीज है, द नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज 6n। ओके, अब देखो द नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन, अगर हम स्केलर इक्वेशन की नंबर की बात करें तो वो कितनी होंगी। अब देखो मैंने पिछले बार जो हमने एक्सेलरेशन वाला पोर्शन किया था, पॉसिबल एक्सेलरेशन, तो हमने उसमें लास्ट में निकाला था एम के डब्ल्यू के वेक्टर, ये एक्सेलरेशन था। यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव फोर्स था और ये रिएक्शन फोर्स था जो अप्लाई होता है बाय द प्रोड्यूस, जो होता है कंस्ट्रेंट द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉर्मली के की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे नॉर्मली वेक्टर की फॉर्म में, पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्केलर इक्वेशन की बात करें तो स्केलर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो m के तो एज इट इज रहेगा, ये तो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर है, इसको स्केलर में चेंज करें किस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, डबल डेरिवेटिव, किस तरीके से, क्योंकि जब हमारे पास एक्सेलरेशन होता है तो वो हमारे पास जो होता है वेलोसिटी का होता है, पहले वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है पोजीशन की, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसी को डिनोट कर देते हैं हम दिस, समझ आ गया बेटा। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे मैंने के रख लेते हैं, वी के पार्टिकल, ठीक है, ये आ गया। अगर इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे के है, अगर मैं यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, तो मेरे पास ये इसकी जगह इसकी वैल्यू है ये, पर इसकी वैल्यू क्या है दिस, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ रख सकती हूँ। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगी, यहाँ से इक्वेशन बनाओ, चलो पहले लिख लेते हैं, ये आ गया आई कैप प्लस के दिस, सब लिख लेंगे यहाँ पे बेटा दिस, ये तो लिख लिया मैंने एक्सेलरेशन का। अगर बात करूँ मैं फोर्स का, इन दोनों का, तो इनको मैं किस तरीके से लिखती हूँ, एफ के एक्स आई कैप प्लस एफ के वाई जे कैप प्लस एफ के जेड के कैप। सिमिलरली हम जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स है उसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, आर के एक्स आई कैप प्लस के आर के वाई जे कैप प्लस के आर के जेड के कैप। अब ये सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। अब देखो पहले ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास एफ के एक्स आई कैप प्लस के एफ के वाई
जे कैप प्लस के एफ के जेड के कैप प्लस साइन है तो आर के एक्स आई कैप प्लस के आर के वाई जे कैप प्लस के आर के जेड के कैप। ये चीज मेरे पास आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, वो चीज देखना। यहाँ पे देखना बेटा, ये चीज है मेरे पास। अब यहां से मैं इस m की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m के ये चीज समझ आ गई ना किस तरीके से किया। एक्सेलरेशन ये होता है, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर, डबल डेरिवेटिव है ना, और ये चीज प्लस m के y की जे कैप प्लस के m के z के कैप, इतना हो गया इक्वल टू। अब इधर क्या करना है, देखो आई कैप यहाँ पे भी, आई कैप यहाँ पे भी, तो हम दोनों को लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं एफ के एक्स प्लस के आर के एक्स आई कैप। सिमिलरली हम जे को लिख सकते हैं बेटा प्लस एफ के वाई प्लस के आर के एक्स, सॉरी के वाई वाला पोर्शन, और जे कैप प्लस एफ के जेड प्लस आर के जेड, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा के कैप। ये चीज हमने कर ली। अब देखो आगे, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ आई वाले कोएफिशिएंट, आई कैप वाले, जे कैप वाले, के कैप वाले, तो मैं यहाँ पे जब कंपैरिजन करूंगी तो मैं आई कैप वाले कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एम के दिस इक्वल टू एफ के एक्स प्लस के आर के एक्स आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर बेटा। देन सेकेंड, अगर मैं जे कैप वाले करूं तो मेरे पास एम के वाई के इक्वल टू एफ के वाई प्लस के आर के वाई, ये वाले आ जाएंगे। देन थर्ड, अगर मैं के कैप वाले कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करूं तो इधर से मेरे पास एम के जेड के इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एफ आर के जेड प्लस के आर के जेड। ओके, तो यही मेरे पास द नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन। पहले हम स्केलर इक्वेशन देख लेते हैं, फिर उनके नंबर देखते हैं। तो पहले स्केलर इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, आप मैच कर सकते हो। सेकेंड, देन थर्ड, ये तो हमने ले ली एक्सेलरेशन वाले पोर्शन से। और फिर हमारे पास ये क्या कौन सी थी, फाइनाइट डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट वाला, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। देन दिस इज, ये फाइनाइट कंस्ट्रेंट था, दिस इज द डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, ये वाली। अभी तो बताया ना कि हम सिर्फ कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में जानते हैं, दिस, तो वही चीज, दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो मेरे पास यहीं से आ रही है ना, दिस। अब देखो बेटा, जो मेरे पास ये वाली है यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा, जो फाइनाइट की मैं यहीं पे लिख लेती हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, दिस। और यहाँ पे मेरे पास है डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, दिस। और यहाँ पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू मेरे पास 1 से लेके डी तक है, और यहाँ पे जो बीटा है इसकी वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके जी तक है। अब देखो, हम डिफरेंट जो हमारे पास ये स्केलर इक्वेशंस आ गए, इनकी नंबर देखेंगे। नंबर देखो, अब यहाँ पे k है तो k की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके n तक जा रही है। तो अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूंगी तो एक आ जाएगी, 2 रखूंगी दूसरी आ जाएगी, n रखूंगी तो n तक आएंगे। तो यहाँ पे इन वाली इक्वेशन के नंबर कितने हो जाएंगे, n। समझ आया बेटा। अगर आप बनाओगे 1, फिर ऐसे रखे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, सो ऑन n, तो अगर उनको आप काउंट करोगे 1 2 लेके n नंबर ऑफ इक्वेशन इसकी हो जाएंगी। सिमिलरली इसमें भी n हो जाएंगी नंबर ऑफ इक्वेशन, इसमें भी मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन n हो जाएंगी। तो n प्लस n कितने हो गए टोटल, 3n। और यहाँ पे इनफाइनाइट कंस्टेंट कितने हैं,
यहाँ पे हम पहले भी लेके चलते हैं डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे कितनी है ये जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी 3n प्लस डी प्लस के जी। तो वही है द नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन 3n प्लस डी प्लस जी। कैसे आया, समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब देखो मेरे पास जो नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी है वो मेरे पास आई है 6n। ठीक है, कैसे आई बता दिया था। और मेरे पास जो नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन आई है वो आई है 3n प्लस डी प्लस के जी। अब मेरे पास ये ग्रेटर है। ओके, तो अब यहाँ से मेरे पास क्या प्रॉब्लम निकली, नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी यही है ना, वो किससे ग्रेटर है, नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन से। अब देखो जो हम ग्रेजुएशन में भी करते थे कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन इस तरीके से, ये ले। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है। तो वही चीज हुई, मेरे पास इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन कम है। देखो वेरिएबल यहाँ पे है, नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे है। तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन जो है कम है पर वेरिएबल क्या है, ज़्यादा है। ये वाली सिचुएशन आ रही है। तो इस वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, किसी एक को अपनी साइड से लेट करके तब आगे करते थे। यही तो चीज़ छोटी क्लास में हम करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास कम है पर वेरिएबल ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ आ गई। तो फर्दर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स विल बिकम डिटरमाइन। अब हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है। क्या बेसिक प्रॉब्लम है कि जो स्केलर इक्वेशन है हमारे पास वो कम आती हैं, पर जो स्केलर हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है ना, नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी वो ज़्यादा है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व भी नहीं कर पाते। यही हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स है। समझ आया कि नंबर ऑफ इक्वेशन जैसे हमने की वो हमारे पास कम है, पर जो हमारे पास नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते। यही हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम डायनेमिक्स की विल बिकम डिटरमाइन, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, इफ़ वी हैव सम काइंड ऑफ एडिशनल, अगर हम किसी कुछ टाइप के एडिशनल जो हैं जो इंडिपेंडेंट रिलेशन हो बिटवीन द सॉर्ट ऑफ फोर क्वांटिटीज, मतलब इंडिपेंडेंट हो। किस तरीके से, जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 3 थी, वो सॉरी वेरिएबल्स 3 थे। वेरिएबल्स में से मैंने इक्वेशन माइनस करी तो मेरे पास 1, तो 1 को क्या करती हूँ मैं अपनी साइड से यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं लिख दूँ 0x प्लस के 0y प्लस के 0z इक्वल टू 0, तो ये क्या हुए x y z 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बना ली। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास टोटल स्केलर क्वांटिटी इतनी है, अगर इसमें से हम ये इक्वेशन को माइनस करें तो हमारे पास ये बचता है जिसको हमने नाम दे दिया स्मॉल n। अगर इन n को इंडिपेंडेंट जो रिलेशन है अगर हम इनको इसमें ऐड कर दें, ये बोल रहा है ना वी हैव सम काइंड ऑफ एडिशनल, इस तरीके से ऐड कर दें तो हम इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द सॉर्ट फॉर क्वांटिटीज जो हमारे पास रिलेशन आ रहा वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया? हमने वेरिएबल्स ज़्यादा हो रहे थे, इक्वेशन कम थी, तो हमने इस तरीके से इक्वेशन बना दी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर होगी, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला। क्लियर, तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स थी कि हमारे पास नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी ज़्यादा हो रहे थे, इक्वेशन कम थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ सम काइंड्स टाइप की इसमें एडिशनल की। किस तरीके से, एन जैसा अभी मैंने बताया 0 0 करके वो उसमें ऐड कर लिया, तो वो नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी नंबर ऑफ स्केलर इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, तो उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।